हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, इस्लाम दुआ के साथ मैं सदफ एक बार फिर अपने रिविजन्स के साथ हाजिर हूँ और आपका स्वागत है हमारे साथ। और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कीजिए सदफ का प्यार भरा नमस्कार कबूल। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों रिवीजन, क्योंकि एग्ज़ाम सर पर आ चुका है और अब तो बहुत कम टाइम बचे हैं। फॉर्म भी लगभग सबके भरे जा चुके हैं या कुछ और जो टाइम बचे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरने की संभावना है। और कोशिश कीजिए आप जिस ऑनलाइन क्लासेस को आपने जहाँ जहाँ ज्वाइन किया हुआ है बस उसी को कंटिन्यू करें, क्योंकि आप पहले से अपने टीचर्स को समझ चुके हैं। तो मैंने भी 2-3 टीचर्स से रेगुलर जो क्लास पहले करती थी उनसे ही वो मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, मैं उनसे ही पढ़ती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी पढ़ूँगा जो क्लास को ज्वाइन करूँ मैं उसको भी आपके कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर कर देती हूँ। आप चाहें तो हमारे वीडियो लिंक्स में जाके हमारे कम्युनिटी ग्रुप में जाकर इसको देख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मैं रंजीत सर की क्लासेस लेती हूँ और अध्ययन मंत्रा से मैंने सीटेट और जो सचिन सर हैं वो उनको मैंने ज्वाइन किया था। हिमांशी मैम जो कि कॉमन है, हिमांशी मैम अध्ययन मंत्रा में हैं, आपके रोहित बैदवान सर। और उसके अलावा और भी उस ग्रुप में जो आपके अध्ययन मंत्रा एप्लीकेशन में और भी टीचर्स हैं। उसके साथ साथ अड्डा 247 पर जो आयुष सर हैं वो काफ़ी अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसे टीचर्स की जो अच्छा कंसेप्ट जो हमारे क्लियर कर दें उनसे मैं पढ़ूँ। और अड्डा 247 पर एक और टीचर है जो अच्छा, उनका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, पर वो ईवीएस वगैरह काफ़ी अच्छा लेते हैं। और उसके अलावा आप चाहें तो विपिन सर की क्लास जो 5 बजे शाम में आती है, जिसको मैंने वीडियो शेयर किया था, तो आप उनकी क्लास ज्वाइन करें। वो भी काफ़ी अच्छा उन्होंने जो भी चैनल शुरू किया है मैथ मस्ती में, तो वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। बीबीसी के वो के लिए स्पेशली उन्होंने ये जो कोचिंग शुरू की है पटना में, वहाँ से वो लाइव जो क्लास ले रहे हैं, तो वो यूट्यूब पे हम लोग भी अपनी क्लासेस सर के साथ सर के चैनल से ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैथ और रीजनिंग के लिए और जीएस के लिए भी हमने जो कंटिन्यूशन हमारी बनी रहे रिवीजन की, और हमारे रिवीजन में कोई ब्रेक ना हो, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। और घर में तो कुछ ना कुछ काम होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पढ़ाई छोड़कर बैठ जाएं। काम भी चलता रहना चाहिए और ज़िंदगी है। लेकिन अगर हम एक बार कामयाब होंगे तो घर वाले भी हमें कुछ नहीं बोलेंगे, वो भूल जाएंगे कि हाँ हमने कभी इनको कुछ कहा था। क्योंकि जब आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे तो फिर सब चीज़ सुहानी लगने लगेगी। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिले। और बाकी जो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं कि आज ये हुआ, अभी ये इंक्रीमेंट हुआ, टीचर्स का भी ये हुआ, ये कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि अभी डोमिसाइल में प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ें, इन सब चीज़ों को एकदम से छोड़ दें, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें, क्योंकि वक्त बहुत कम है। और हमारा सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम देना है। कंपटीशन चाहे कितना भी टफ हो, हमें एग्ज़ाम्स क्रैक करना है। हमें अपनी तैयारी में कमी नहीं करनी है। हमें अपने पेपर्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। पेपर में अगर 1-2 महीने या 2-4-10 दिन आगे पीछे अगर टाइम मिल जाता है तो ये हमारे लिए फ्रूटफुल होना चाहिए, ना कि हम उसको रिलैक्स मोड में छोड़ दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। और कोशिश कर रही हूँ मैं कि जब भी मुझे मौका मिलता है सुबह में और रात के वक्त में, मैं 2 बार इसको जो भी रिवीजन करती हूँ जो लास्ट आवर में, ताकि वो हमारे माइंड में रहे। तो जो मैं रिवीजन करती हूँ वो अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के लिए को। और कोशिश करती हूँ कि हमारे दोस्तों तक हमारी ये जो वीडियोस है वो पहुँच जाए। बस आपकी मेहरबानी यही होगी कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये तो मेरा एक पर्सनल चैनल है जिसके ज़रिए मैं आप तक अपनी जो भी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ स्टडी कर रही हूँ, तो उसको मैं शेयर करती हूँ। बस यही चाहती हूँ कि आप भी अगर कुछ छूट गया है अगर है तो आप उसमें हमारे रिवीजन में ऐड हो जाएं और आप उसको लाइक करें और शेयर करें और दूर तक पहुंचाएं, ताकि जो नहीं, जिनके पास वो चीज़ें नहीं मौजूद हैं, वो सब वहाँ उनको वो सारी बुक्स से एक जगह अगर उनके पास नहीं है तो इस वीडियो के ज़रिए वो भी कुछ रिवीजन कर लें। और बाकी तो रिवीजन को कर ही रहे हैं यहाँ वहाँ से बहुत सारे चैनल्स के थ्रू, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ज्वाइन किया है कुछ चैनल्स को, अच्छी बात है। आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, सबसे अच्छी बात ये है। और अगर आप पढ़ रहे हैं और आपके ब्रेन में वो बात रह जाती है एग्ज़ाम तक, तब तो ये और भी अच्छी बात है। क्रैक तो आपको एग्ज़ाम करना है, इसके लिए आपको जितने भी हाथ पैर मारने हैं आप मारें और कोशिश करें। और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो अब चलते हैं आगे
और आइए करते हैं रिवीजन स्टार्ट। ये एनसीईआरटी की बुक है हमारे पास, आप देख सकते हैं। सार संग्रह की ये किताब है, वन लाइनर, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से ये उपयोगी है। हमारा मकसद है बीपीएससी सुपर टेट की बहाली के लिए शिक्षक की जो अभी पात्रता जो हमारे बीपीएससी लेवल पे जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए। तो अब आइए, आज हमने रिवीजन के लिए चुना है इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशंस, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत और जैव विकास। दोस्तों, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आने वाले हैं और लगभग 20-25 क्वेश्चन हो सकता है कि आए, और 20-25 में आए तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो बायोलॉजी से ज़रूर टच होंगे जो कि जनरल है। तो आइए आज इसको थोड़ा देख लेते हैं और आगे भी और भी सब्जेक्ट को अगर समय रहा तो टच करेंगे। जीव विकास इवोल्यूशंस को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किससे माना है? क्रो-मैग्नोन मानव ने। और वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 करोड़, आप देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 2, यानी कि 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम जो है वो कितना था? 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। सोच लीजिए हम लोग कितने पुराने हैं, हमारे ये जो पूर्वज हैं, हमारे जो जीव हैं, 2 अरब। विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन। उद्भिद विकास का मुख्य कारक क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वरण। और उद्भिद विकास के उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था? हुगो डी विज ने। म्यूटेशन थ्योरी का इवोल्यूशन किसने किया था? हुगो डी विज ने। और अब यहाँ आते हैं आर्कियोपेट्रिक्स जो है, क्या है ये? जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। और मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? याद रखना होगा, हाथी का। पृथ्वी का सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? पृथ्वी पर सबसे पहले नीलहरित शैवाल। और शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल, डोमेंसी पीरियड को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तारा मीन, स्टारफिश में क्या नहीं होता है? नर्वस सिस्टम होता है लेकिन ब्रेन नहीं होता, मस्तिष्क नहीं होता। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70th राइबोसोम। कैसे राइबोसोम पाए जाते हैं? 70th राइबोसोम्स। और डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं जिनका उदय मेसोज़ोइक युग में हुआ था। मेसोज़ोइक युग में हुआ था। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? ये है आपका क्रोमैटोफोर्स। और किन पौधों में जाइलम वाहिका, जाइलम वेसल्स का अभाव होता है? अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में। और मानव हृदय का बयान नीलय प्रकोष्ठ, ऑक्सीजन रक्त है इसका। और भी 2 क्वेश्चन देख लीजिए। 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? हीटेकर ने। और जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने। कौन से क्षार डी और डीएनए दोनों में पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं चलते? चमगादड़।
चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में शामिल किया जाता है। और वह समूह जिसके जंतुप्राय रातिचर नॉक्टर्नल होते हैं, मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। तो हमने जाना ये इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल रिलेटेड जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव की उत्पत्ति में संबंधित ये सिद्धांत एवं उनके जैव विकास को हमने जाना। अब आइए रिवीजन करते हैं थोड़ा सामान्य ज्ञान से। ये परीक्षा उपयोगी अस्मरणीय तथ्य है और इसको हमने लिया है, आपको बता देती हूँ। ये है बुक, संपूर्ण स्टडी गाइड है, ये पेपर 2 की है और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए है ये। और आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं रिवीजन कर रही हूँ, कहीं से भी इधर उधर से ज़्यादा रिवीजन नहीं कर रही हूँ। इतना वक्त नहीं है कि हम ज़्यादा इधर उधर ट्राई करें। और आप देख लीजिए सिलेबस जो है आपका सामान्य जनरल स्टडी का कितना क्वेश्चन है, 150 और कुल अंक 150 और अवधि 2 घंटे हैं। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। निकट दृष्टिडोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्टल लेंस का। कांच में प्रकाश का वेग क्या होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश वेग कितना होता है? प्रकाश वेग होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और किस फल का खाया जाने वाला भाग मुख्यतः एंडोस्पर्म होता है? नारियल। नारियल का कौन सा पार्ट खाते हैं? एंडोस्पर्म खाते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसकी खोज है? न्यूटन की। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? रासायनिक प्रतिक्रिया। और ऑप्टिकल फाइबर किससे बनता है? कांच से। पृथ्वी की कास्ट में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। और शुष्क सेल में कैथोड का जो कार्य कौन करता है? कैथोड का कार्य करता है जिंक छड़। और मीथेन गैस किससे बनती है? सोडियम एसीटेट को सोडियम लाइन से साथ गर्म करने पर हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य गर्म करने पर बनती है। और सोडियम एसीटेट और सोडियम एसीटेट को सोडियम लाइम से साथ गर्म करने पर हीरा और ग्रेफाइट। और मीथेन गैस कैसे बनती है? मीथेन गैस एक बार फिर से देख लीजिए, मीथेन गैस कैसे बनती है? जब हम सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को एक साथ गर्म करते हैं। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? चतुष्फलकीय संरचना एवं षष्ठकोणीय संरचना, यही अंतर है हीरा का और ग्रेफाइट का। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर कौन सा अवशेष होता है? ऋणात्मक। और आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन कितना होना चाहिए होता है? 22.4। मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप जो है अधिक पाया जाता है? -B+। और मशरूम इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल। और मानव शरीर की कितनी हड्डी होती हैं? 206। और दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? लैक्टोमीटर। और निशानांतर रतौंधी जो है किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए। तो हमने रिवाइज किया ये सामान्य विज्ञान GS। और अब थोड़ी सी पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या थोड़ी सी हो जाए हिस्ट्री। तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए हम आते हैं दृष्टि पर। और ये हिस्ट्री पढ़ने के लिए आते हैं दृष्टि पर। GS दृष्टि ये बुक है भारतीय इतिहास। तो हमने कल जो थोड़ा बहुत रिवीजन किया था वो था क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर हम लेकर चल रहे थे। पंजाब हमने कल पढ़ा था रणजीत सिंह जो टॉपिक टच किया था। जन्म जो उनका हुआ था 13 नवंबर 1780 को। और सुकर चकिया निसल के मुखिया महान सिंह के घर में अमृतसर महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच संधि हुई थी। तिथि जो थी 25 अप्रैल 1809 में थी। चिनाब नदी में गिरी जामन शाह के तोपों को निकलवाकर वापस जामन शाह के पास भेजा था। और हम पढ़ेंगे ये यहाँ देखिए
अंतिम शासक सिख साम्राज्य के कौन थे? दिलीप सिंह। और अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुआ था, निधन अक्टूबर 1853 में पेरिस में हुआ था। और पलायन जो हुआ था अंग्रेज़ों से पेंशन लेकर ब्रिटेन। और कार्यालय कहाँ था? 1843 से 49 तक। और धर्म परिवर्तन सिख से ईसाई क्या हुआ था? ये बाद में सिख से ईसाई बन गए थे। और यात्रा रूस की थी। ठीक है। अब यहाँ आते हैं मैसूर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समय विधि कब हुआ था? 1776 से 69 तक। और हैदर अली बनाम अंग्रेज विजेता जो थे वो हैदर अली ही रहे थे, तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर बेरलस्ट। और युद्ध जो थी समाप्ति कब हुई थी? मद्रास की संधि द्वारा 4 अप्रैल 1769 को ये युद्ध जो है वो समाप्त हो गया था। तो हमने जाना मैसूर का, और कुछ और देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ये इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए श्री रंगापट्टनम की संधि मार्च 1792 में हुई थी, और टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। परिणाम क्या था? तृतीयांगल मैसूर युद्ध हुआ था। 1790 से 92 में इसका समापन हुआ था। और ये देखिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड वेलिजली को प्रदत्त उपाधि मिली थी। और चतुर्थ अंगलार मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः आकर अडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम और अंग्रेजी राज में मिला दिया। तो इतना लॉस हुआ था हम लोगों का, हमारे देश का उस समय। ये देखिए ये है गवर्नर जनरल और वायसराय। अब यहाँ आते हैं रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ क्या क्या थी? 1740 से 65 में कंपनी की भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष चल रहा था। 1776 में से 18 ईस्वी तक जो कुछ सरकोस्ट नीति घेरे में की नीति में बनी थी, और 1935 से 47 में बराबर के संघ की नीति की सामने आई थी। और 1858 ईस्वी में 1965 में अधीनस्थ संघ की नीति, और 1813 में अधीनस्थ पाठक की नीति हुई थी। तो हमने आज ये महत्वपूर्ण टॉपिक देखी, और मैसूर अंगल मैसूर की। और उसके बाद जो है हम कल कुछ और रिवाइज करेंगे। कल हम लेकर आएंगे जो वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अभी के लिए इतना ही, और दीजिए इजाज़त। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।